Yes, good morning, all of you. DI का पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं. So स्टार्ट करो. करो, सॉल्व करो. कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लेना. B5, B5, B3.
बोलो क्या आ रहा है? BCD BD। DDD BD। फर्स्ट में क्या बोला गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच। पहले तो हम ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? बुक्स इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेस B1 B2 B5 अप टू B6 ऑफ पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 एंड 2001। ठीक है, ये बुक्स हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 और इनका कितने हजार बुक्स छपी हैं, पब्लिश हुई हैं सन 2000 में और 2001 में। ब्लू कलर को डिनोट किया गया है 2000 सन से और रेड कलर को डिनोट किया गया है 2001 को, है ना, रेड कलर से। तो यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है कि 80,000 है ना, ये 80,000 बुक पब्लिश हुई है कब? 2000 में। और 105 के बुक्स प्रिंट हुई है कब, पब्लिश हुई है कब? 2001 में। इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2। ब्रांच B2 की टोटल सेल कितनी है फॉर बोथ द ईयर। बोथ द ईयर मतलब 2000 एंड 2001 टू द सेल ऑफ द ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर्स। मतलब कि हमें रेशियो निकालना है किसका? ब्रांच B2 की सेल का और B4 की सेल का, दोनों ईयर का। ठीक है, तो B2 की सेल 2000 में कितनी है? 75 और 2001 में कितनी है? 65। और B4 की सेल कितनी है 2000 में? 85 और इसकी कितनी है? 95। कितना आ रहा है? 140 और 180, 7/9। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला गया है? टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल ऑफ द ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर। परसेंटेज निकालना है B6 का विद रिस्पेक्ट टू B3। ठीक है, तो B6 का परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा? B6 की सेल कितनी है? 70 प्लस 80, ये हो गई टोटल सेल, क्योंकि टोटल की बात बोली गई है। विद रिस्पेक्ट टू किसके बोला गया है? B3 की सेल के। B3 मतलब 95 प्लस 110, इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 73 और 75? 73.17%। 73.17%। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ बोथ ऑफ द ब्रांचेस B1 B2 B3 इन 2001। ठीक है ना, जो परसेंटेज निकालना है किसका? एवरेज सेल ऑफ B1 B2 B3 इन 2001 और उसका परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? इज द एवरेज सेल ऑफ द ब्रांच B1 B3 B6 इन 2000। ठीक है, तो फिर से परसेंटेज निकालना है 2001 का विद रिस्पेक्ट टू 2000। ठीक है, तो पहले तो हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कितना हो जाएगा B1 B3 और B1 B2 B3 का 2001। 2001 मतलब रेड कलर। तो B1 का कितना हो गया? 105। B2 का कितना हो गया? 65 और B3 का कितना हो गया? 110 डिवाइड बाय 3। ये आ गया क्या? एवरेज सेल। ठीक है, और इसका किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है? 2000 का मतलब ब्लू कलर, कौन कौन से का? B1 B3 और B6। तो B1 का ब्लू कलर है ना, B1 का ब्लू कलर ये हो गया 80 और किसका? B3 का 95 और B6 का 70 और इसका एवरेज। ठीक है, तो ये इनका कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, कितना आ रहा है? 87, 87.5%। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीचे वाले का कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, लेकिन आंसर आ रहा है कि नहीं है पहले ये चेक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80, 95, 70, 105, 65, 110। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ दिस इज द एवरेज सेल ऑफ दिस। यहाँ पे रिवर्स बोला है, मतलब ये वाला ऊपर जा रहा है वो वाला नीचे, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है?
बोला तो यही गया है ना, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल। अच्छा देखो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट पढ़ो थोड़ा। यहां पर देखो इस तरीके से, यहां पर जब बोला गया था टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 इज व्हाट परसेंट ऑफ B3, कितना परसेंटेज है B3 का, मतलब B6 का जो सेल है वो B3 का कितना परसेंट है। ठीक है, यहां पर ध्यान से एक सेकंड पढ़ो, व्हाट परसेंट ऑफ 2001 इज ऑफ 2000, मतलब हमें परसेंटेज जो निकालना है वो 2000 का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, 2001 के रिस्पेक्ट में। इसको रिवर्स कर लेना है ना, इसको इंटरचेंज कर लेना। देखो इंटरचेंज करके आंसर निकाला, तुमने कौन सा आंसर निकाला था? अच्छा पूरा स्टेटमेंट वाइज लिख कर करा, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। देखो जहां पर ये व्हाट लिखा है ना, वहां पर एक्स लिख दो, ठीक है ना। तो एक्स परसेंट ऑफ 2001 इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया कितना, x इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2001 का परसेंट, ठीक है। क्या देखो, या तो स्टेटमेंट से पढ़ लो और नहीं तो व्हाट की जगह x लगा दो, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि व्हाट परसेंट ऑफ 2001 इज 2000, ठीक है। अब इसको यहां पर डिनोमिनेटर में भेजोगे और परसेंटेज को उधर पे ले जाओगे, परसेंटेज मतलब होता है 1/100, उधर पे जाकर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फिर से समझो, देखो एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, x परसेंट ऑफ y इज z, x परसेंट ऑफ y इज z, मतलब कि x परसेंट मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, y इज z। क्या x के सामने, हाँ एवरेज वैल्यू रखनी है ना, ये तो मैंने, ये वैल्यू नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना, ये 2000 और 2001 को सॉल्व नहीं करना, ये तो मैंने ये लिखा है कि हमें यहाँ पर जो न्यूमरेटर में रखना है वो 2000 का एवरेज रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है 2001 का। सॉल्व करने लग गया इसी कोई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसको पढ़ के इसमें लिखो, व्हाट परसेंट मींस एक्स परसेंट, एक्स परसेंट ऑफ किसका 2001। अब ये 2001 लिखा है लेकिन 2001 की जगह पर क्या आएगा, एवरेज ऑफ B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइड बाय 3, कौन सा सन का 2001 का, इज दस एवरेज ऑफ किसका B1 प्लस B3 प्लस B6 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहां पर क्या लिखना है न्यूमरेटर में 2000 का, तो 2000 वाला कौन सा था, B1 B3 B6, तो B1 का कौन सा 2000 वाले का लेना ना, तो 80 प्लस B3 मतलब 95 प्लस B6 मतलब 70 डिवाइड बाय 3, ये क्या आ गया एवरेज ऑफ 2001। इसका परसेंटेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 2001 के रिस्पेक्ट में, तो B1 105 प्लस B3 110 प्लस B6 80 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, है ना। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि न्यूमरेटर में किसको रखना है और डिनोमिनेटर में किसको रखना है, तो बाय स्टेटमेंट लिख के कर लो, ठीक है। पहले वाले में देखो, पहले वाले में समझो, पहले वाले में कैसे करा था, टोटल सेल ऑफ B6, टोटल सेल ऑफ B6 इज, ठीक है ना, टोटल सेल ऑफ B6 इज व्हाट परसेंट ऑफ B3, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसका कितना आ गया था, इसका 87.5, नेक्स्ट वाला करो 80, एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2000, तो सीधे सीधे 2000 का जो एडिशन करके क्या कर देना है डिवाइड बाय 6, तो 2000 वाले का क्या था 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 डिवाइड बाय 6, जितने भी ये
80, 75, 95, 85, 75, 70। कितना आ रहा है? 80। ठीक है, और नेक्स्ट क्या पूछा है? टोटल सेल्स ऑफ B1, B3, B5 टुगेदर फॉर द बोथ द ईयर्स इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो B1 की टोटल सेल कितनी हो गई? 80 प्लस 105। फिर B3 की कितनी हो गई? 95 प्लस 110। और B5 की कितनी हो गई? 75 प्लस 95। और कुछ करना है क्या? नहीं ना, बस एडिशन कर दो। कितना आ रहा है? 560। क्लियर हो गया? यस, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। नेक्स्ट। जितना तुम लोगों को विंडो पे शो हो रहा है उतना ही तुम्हारे काम का है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। परेशान मत हो, साइड का जो नहीं दिख रहा है, जितना विजिबल है उतना ही तुम्हारे काम का है। सॉल्व करो। थर्ड का सी ऑप्शन, वो 94 95 होगा आई थिंक, है ना? 94 95 होगा वो।
क्या आ रहा है? कौन सा फर्स्ट? पहले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है, ठीक है ना, किसके बीच का? नंबर ऑफ ईयर्स इन विच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज, अबव द एवरेज टू दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज। तो पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कि पहले जितने इन सबका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। और फिर रेशियो निकालना है कि कितने ईयर्स एवरेज के ऊपर है, डिनोमिनेटर में कितने ईयर्स उसके नीचे है, नंबर ऑफ ईयर्स। आएगा समझ में? पहले एवरेज निकालो। क्या बोला गया है? द रेशियो। पहली बात तो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। रेशियो निकालना है किसका? नंबर ऑफ ईयर्स। किसका रेशियो निकालना है? ईयर्स का रेशियो निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब ये नहीं, नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स। किसका? इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज रिजर्व्स। एवरेज के ऊपर वाले कितने हैं और उसका रेशियो निकालना है किसके? एवरेज के नीचे वाले कितने हैं। तो जैसे कि मान लो कि एवरेज मान लो 3000 आया, तो 3000 के ऊपर वाले कितने हैं डिनोमिनेटर में, 3000 के नीचे वाले कितने हैं? पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या आ रहा है? 3480 एवरेज, ठीक है। तो 34 अगर 80 अगर एवरेज आ रहा है तो 3480 के ऊपर वाले कितने हैं? 1 और 2 3। तो 3 न्यूमरेटर में आ गया, ऑब्वियसली टोटल 8 है तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 5। टोटल 8 है। फर्स्ट वाला कितने को भी समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? वेरी गुड। क्या बोला गया है देखो, देखो पहले सवाल को ब्रेक करो। क्या बोला गया है? रेशो निकालना है किसका? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कौन से? अबव एंड बिलो, ठीक है। पहली बात तो हमें रेशो निकालना है किसका? नंबर ऑफ ईयर्स अबव टू नंबर ऑफ ईयर्स बिलो। लेकिन किसके अबव और किसके बिलो? किसके? इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। अरे ये जो नंबर लिखे है ना, ये जो नंबर लिखे है ना, ये है इनका एवरेज, आर अबव द एवरेज, अबव द एवरेज रिजर्व, और बिलो भी किसके? एवरेज रिजर्व। तो एवरेज निकालना पड़ेगा किनका? इन सबका। मतलब कि 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 3120 प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120 होल डिवाइड बाय 8। टोटल कितने हैं? 8 है। तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करो, कितना आ रहा था? 3480। तो 3480 इसका एवरेज आ रहा था, ठीक है। तो हमें देखना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ ईयर है जो इस एवरेज के ऊपर है और कितने इसके नीचे हैं। तो 3480 से ज्यादा कौन कौन सा है? 3480 से ज्यादा कौन कौन सा है? 1 2 3। मतलब टोटल कितने हो गए? 3 हो गए अबव वाले, और बाकी के 5 क्या हो गए? बिलो वाले। तो एवरेज कितना हो गया? 3:5। आया समझ में? एवरेज जिसको नहीं आता समझ में आ गया निकालना? एवरेज निकालना सिंपल होता है, सबको ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दिया।
क्या? हाँ वो 95 है, थर्ड का सी, 94 95। अप्रोक्सीमेशन से मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। कोई इतना बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है जिसमें अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो, ठीक है? अगला क्या बोल रहा है? द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 97 98 वाज हाउ मेनी टाइम्स? 94 95, ठीक है। तो 97 98 वाला जो है, 97 98 वाला क्या है? 5040। वो कितना टाइम है 94 95 का? 94 95 मतलब 3360। निकाल लो कितना टाइम्स है एक्स की वैल्यू। 1.5। 1.5। क्लियर है सेकंड सबको? थर्ड क्या बोला गया है? फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इन द इज द हाईएस्ट। मतलब कि हमें बोला गया है पहली बात तो कि परसेंटेज इंक्रीज जो हो रहा है, ठीक है, तो सिर्फ इंक्रीज वाले पे फोकस करना है। जैसे कि यहां पर प्रीवियस ईयर से इंक्रीमेंट हुआ है, यहां पर क्या हो गया? डिक्रीमेंट। तो इससे मतलब नहीं, हमें किस किस पे फोकस करना है? जिस साल इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है एक, ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीमेंट हुआ है, यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है दूसरी बार, फिर ये डिक्रीमेंट हुआ है, फिर यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है तीसरी बार, और यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है चौथी बार। तो ये 4 बार ही क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस, ठीक है। तो फॉर विच ईयर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट। तो इन 4 में परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट किस साल है? तो इस साल का परसेंटेज इंक्रीज, इस साल का परसेंटेज इंक्रीज, इन चारों का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है और उसमें से कौन से ईयर में ज्यादा है वो आंसर होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा? इसका परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस 3720 माइनस 2640 विद रिस्पेक्ट टू 2640, ठीक है ना? निकाल लो कितने का आ रहा है। एक तरीके का प्रॉफिट ही हो गया है ना, कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो ये चारों के लिए निकालो और फिर देखो कि किसका क्या है, मैक्सिमम है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा परसेंट आएगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा किस पे? डिनोमिनेटर पे। क्या? ग्राफ देके अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन बहुत नियर है तो फिर नहीं बता पाओगे, ठीक है ना? थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कि एक आध दो को कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि मान लो सेकंड नंबर वाला जहां तक चांसेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 2500 से 3300 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और फोर्थ वाले को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, 43 और 50 से भी ज्यादा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या होना चाहिए। 92 91 92 वाला ऑप्शन में, 90 सॉरी इंक्रीज जिसमें हुआ है ना, इंक्रीज जिसमें हुआ है, तो 92 93 ऑप्शन में है, और फिर 94 95 भी ऑप्शन में है। ये है, ये वाला है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 96 97 और ये वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें फोर्थ वाले को चेक ही नहीं करना, हमें 3 को चेक करना है, और उसमें भी दिख रहा है कि सेकंड वाले की चांसेस कम है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि उनमें डिफरेंस जो है वो ज्यादा दिख रहा है, बाकी सेकंड वाले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, अगर टाइम कम है, अगर टाइम कम है तो अप्रोक्सीमेशन से कर लो, लेकिन अगर टाइम है थोड़ा, लग रहा है कि एक आध दो कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा, तो कैलकुलेशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना, सेफर साइड। कितना आ रहा है? ए आ रहा है ना, ठीक है। मैं बता देता हूं, पहले वाले का 40% का करीब आएगा, दूसरे वाले का 33%, तीसरे वाले का 38% और फोर्थ का 16%। ये तो दिख ही रहा था बहुत कम डिफरेंस है ना, ये तो बहुत कम डिफरेंस से दिख ही रहा था, है ना। डिफरेंस से नहीं पता चल सकता, डिफरेंस ऐसा नहीं सोचना। ऐसे कई एग्जांपल दे दूंगा, जैसे कि मान लो कि तुम बोलोगे कि 10 में और 8 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और तुम बोलोगे 100 में और 90 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो ये 2 का डिफरेंस तुम्हें क्या लगेगा? कम है, और ये 10 का डिफरेंस क्या लगेगा? ज्यादा है।
लेकिन यहां पर समझ लो करीब करीब 20% का इंक्रीमेंट हुआ है और यहां पर 10% का, तो ये डिफरेंस से परसेंटेज नहीं निकलता। हाँ तो हाँ डिनोमिनेटर से फर्क पड़ता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से ओवरऑल क्वांटिटी से फर्क पड़ता है। लास्ट वाला अभी दो हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 96-97 वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब ओवरऑल का कितना आ रहा है? देखो 96-97 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 96-97 में कितना है? 4320 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज अंडर द पीरियड। पूरे इसका एवरेज निकाल दो, वही जो हमने निकाला था, अभी तो निकाला था एवरेज कितना था? 3480। सॉल्व कर दो इसको। तो ऐसा नहीं है जो पुराना हमने सॉल्व किया था उसी का ही डेटा हमें यहां पर यूज में आ गया, तो हमें ऐसा नहीं है कि दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। और जब भी अप्रोक्सीमेटली लिखा है इसका मतलब कि तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं देना। क्या डी? देखो ऑनलाइन एग्जाम की एक प्रॉब्लम है, यहां पर क्वेश्चन सफल क्यों हो जाते हैं उसका रीजन समझो। क्या होता है कि जैसे कि अभी तो मैंने क्या किया कि यहां पर ग्राफ बना दिया और पांचों क्वेश्चन एक साथ दे दिए, ठीक है। अगर मैं ध्यान नहीं दूं, मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि पीपीटी बनानी है इस क्वेश्चन की, अब पीपीटी बनाने वाला क्या करेगा? एक ग्राफ, एक पेज पर क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा और उसका एक क्वेश्चन वहीं रहेगा। अगले में क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सब में ग्राफ नहीं लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि ये ग्राफ से रिलेटेड पांचों क्वेश्चन है तो सब में ग्राफ दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? एक में ग्राफ लगा दिया, क्योंकि बुक में भी तो ऐसे ही होता है ना कि ग्राफ एक बना रहता है और पांच क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइपिस्ट या फिर पीपीटी बनाने वाला क्या करेगा? एक ग्राफ लगाया, एक क्वेश्चन लगाया, अगले उसमें अगला क्वेश्चन, और फिर सारे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, ग्राफ सिर्फ एक ही में है और क्वेश्चन, ठीक है। सॉफ्टवेयर में वो गया प्रोग्राम, तुम्हारा जो पेपर है वो किसमें गया? सॉफ्टवेयर में गया। सॉफ्टवेयर ने क्या किया? सारे क्वेश्चंस को शफल कर दिया। शफल क्यों कर दिया? ताकि सबका सीक्वेंस सेम ना रहे, चीटिंग वेटिंग करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। अब शफल करने पर क्या हो गया कि ग्राफ वाल कहीं और चला गया, क्वेश्चन कहीं और चला गया। अब अगर हर क्वेश्चन के साथ ग्राफ चिपकाया होता तो शफल करने के बाद में भी प्रॉब्लम नहीं आती, या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब क्या होना चाहिए था कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले को या फिर उसमें फीड करने वाले को थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए था कि सॉफ्ट पहले क्वेश्चंस की ग्रुपिंग करना आना चाहिए कि अगर ये पांच क्वेश्चन है तो ये एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे, तो अगर शफल भी होंगे तो ये ग्रुप के क्वेश्चन शफल नहीं होंगे, पूरा का पूरा ग्रुप शफल होगा। आई बात समझ में? अब ये सॉफ्टवेयर बनाने की बात है जो तुम लोग को आनी चाहिए कि अगर तुमसे बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बोला जाए तो तुम्हें पहले उस एंगल पर बैठ के देखना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो अब अगर तुमसे ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला जाएगा तो क्या करोगे कि अगर मोर देन वन क्वेश्चन है, मतलब कि अगर चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन अगर एक पैराग्राफ से बेस्ड है तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कि पहले ग्रुप सेलेक्ट करो और ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस को फीड करो, और फिर ताकि शफल भी होगा तो पूरा का पूरा ग्रुप शफल होगा, उसके अंदर के क्वेश्चंस साथ में रहेंगे। आया समझ में? अब ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर बनाना सबको आता है, ठीक है, लेकिन लॉजिक्स होने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस होता है क्वालिटी सॉफ्टवेयर में और स्टार्टअप सॉफ्टवेयर में, है ना। नॉर्मल अगर किसी को बोल दिया सॉफ्टवेयर बनाना तो क्या है? अरे क्वेश्चन डेटाबेस में फीड करना है, निकालना है आंसर, लगा देना है। अरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, उन सब के लिए अलग अलग कंडीशंस होगी। पहले सिलेक्ट करवाओ कि मल्टीपल चाहिए या कैसे चाहिए, ग्रुप में चाहिए कैसे चाहिए। आई बात समझ में? तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन क्या हो सकते हैं तुम्हारे में? सफल हो सकते हैं, क्योंकि तुमने तो सॉफ्टवेयर बनाया नहीं है, तुम बनाते तो और शायद से कबाड़ होता। तो उन्होंने बनाया तो थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने तुमको समझा दिया ना प्रॉब्लम क्या है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो दिमाग में रखना कि क्वेश्चन नंबर लिख लेना कि कहां पर ग्राफ है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि तुमको मैंने आज कहानी सारी समझा दी, अब इससे सीधे चार पांच क्वेश्चन अफेक्ट होते हैं और सीधे 30-40 नंबर का अंतर आ जाता है सिर्फ इतनी सी बात के लिए। सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। तो अब जैसे ही क्वेश्चन आया, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया, तो तुम लिख लो कि क्वेश्चन पैराग्राफ कौन से नंबर पर है और उसका छोटा सा स्टेटमेंट लिख दो जो की पॉइंट होगा, ताकि अब यहां पर से फॉरेन एक्सचेंज लिख दिया कि हाँ इस नंबर पे फॉरेन एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है। अब कहीं और पर अगर उसका क्वेश्चन मिल गया तो तुम डायरेक्टली उसको स्विच करके ग्राफ को वहां पर देख सकते हो, या फिर कोई पैराग्राफ बेस्ड है तो उस जगह पर जाकर पैराग्राफ देख सकते हो। आई बात समझ में? क्या
इसीलिए तो बोला हो चुका है कई बार, होता है ना, वो इसीलिए तो करवा रहे हैं ना, क्योंकि 19 में एक सवाल आ गए थे, 5 जम्बल्ड आ गए थे, पैराग्राफ कहीं और था और क्वेश्चन कहीं और थे। हाँ, तो इसीलिए तो तुम लोगों के साथ ऐसा करवा रहे हैं ना, जान करके, ताकि तुम लोग पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। अब उसमें ऑप्शन होता है कि शफल करना है या नहीं करना है, लेकिन शफल करके ही एग्जामिनेशन सेंटर करवाता है। 21 में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना, तो 19 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था, लेकिन हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। चलो अब अगला करो, इसका निकल गया, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 125, ठीक है। लास्ट, फर्स्ट का आंसर 3/5 नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा है, नहीं 3480 ही आना चाहिए। कितने लोगों का आ रहा है 3480? हाँ, रेशो, रेशो कहां से किससे काट रहे हो, 3480 का उससे कोई काम नहीं है, सीधे 3480 से ऊपर ज्यादा वाले कितने हैं, 1 2 3, इधर देखो इधर, 3480 से ज्यादा वाले कितने हैं, 1 2 3, और इससे कम वाले कितने हैं, 5, तो 3/5, उसमें को सॉल्व करना ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज बताना है किसके रिस्पेक्ट में, इन द फॉरेन एक्सचेंज इन 97 98 ओवर 93 94, तो इन दोनों का पहले देखो, 97 98, 97 98 में कितना हो चुका है 5040, और 93 94 में कितना था 520, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ऑब्वियसली दिख रहा है क्या है, डबल है, डबल है मतलब 100%, डबल मतलब 100%, ठीक है ना। नहीं किसी को समझ में आ रहा कि 100% कैसे है, तो सॉल्व कर लो, है ना। तो पहले तो इंक्रीमेंट निकालना पड़ेगा, इंक्रीमेंट कितना हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 5040 माइनस 2520, इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, तो यहां पर ही कितना हो जाएगा, 2520 डिवाइड बाई 2520 इंटू 100, इट मींस 100%, ठीक है। तो अगर कोई सामान अगर डबल कॉस्ट में अगर बिकता है, तो इसका मतलब 100% प्रॉफिट, आई बात समझ में, अगर कोई 10 की चीज 20 में बिकती है तो 100% प्रॉफिट, क्लियर। चलो थोड़ा एक और कर लेते हैं।
मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, एप्टीट्यूड का टॉपिक है, इसको रीजनिंग की बुक में ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? बीएसएच वाली में नहीं मिलेगा, ये एप्टीट्यूड का टॉपिक है, एप्टीट्यूड की बुक में मिलेगा। क्या आ रहा है बोलो? क्या बोला गया है? इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स पब्लिशर, ये देखो, ये जो ग्राफ दिया है इसमें क्या बोला गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है? 10%, पेपर कॉस्ट लग रहा है 25%, बाइंडिंग का 20%, रॉयल्टी का 15% और प्रमोशन कॉस्ट 10%। इस तरह से ओवरऑल कॉस्ट दी हुई है एक बुक के पब्लिश बनने की, पब्लिश होने की। तो इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज द प्रिंटिंग कॉस्ट, उसको सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट अगर 30,600 देनी पड़ रही है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर द दिस बुक? अगर 20% अगर 30,000 है तो 15% कितना होगा? आई बात समझ में? तो ऑब्वियसली यहां पर पहले क्या कर दो, 30,000 को किससे डिवाइड कर दो? 20 से, और मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 20% तो परसेंटेज से परसेंट कैंसिल ही हो जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? 22,950। 22,950। 20% लग रहा है तो 20 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? 1%। 30,600 जो है वो 20% है, तो 20 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? 1%। और उसको कितने पे पहुंचाना है? 15% पे, क्योंकि रॉयल्टी का पूछा है ना। रॉयल्टी कितनी है? 15%। तो पहले इसको 1% पे पहुंचाया और फिर 15 से मल्टीप्लाई करके 15% पे पहुंचा दिया। तो कितना आ गया? 22,950। क्लियर है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस्ट, ये सब आना चाहिए, है ना। अब पिछले साल सब लोगों ने क्या बोला? एप्टीट्यूड नहीं आया, एप्टीट्यूड नहीं आया, है ना। सबने यही चिल्लाया। और ये 4-5 सवाल जो डीआई के आए थे वो क्या थे? कहां के थे ये? कहां के थे? एप्टीट्यूड के थे ना। फिर बल्कि ये पूछना तो सबसे अच्छा है, इसने सब कवर कर लिया। इसने परसेंटेज कवर कर लिया, इसने प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया, इसने रेशियो इन प्रोपोर्शन कवर कर लिया, और ग्राफ एनालिसिस तो है ही है। सब चीज इस्तेमाल में आती है ना। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, बात एक ही होती है। बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता? अरे कैसे नहीं आता? हर जगह लगेगा बाइनोमियल। लॉग एक्स को नहीं आता, कैसे नहीं आएगा? लगेगा। सब चीज इस्तेमाल होती है ना। हर चीज इस्तेमाल होती है, बस देखने का नजरिया होता है। अब पढ़ा ही नहीं है तो क्या करोगे फिर? क्वेश्चन छोड़कर आ गए, पूरा एप्टीट्यूड पढ़ा लेकिन ये छोड़ दिया। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रॉयल्टी? तो रॉयल्टी का कितना लग रहा है? 15%। और ओवरऑल कितना होता है? डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ओवरऑल कितना होता है? 360 डिग्री। तो डिवाइड कर दो 15 से, कितना आ रहा है बताओ? 54।
15% को मल्टीप्लाई करा 360 से, 15%, अच्छा 360 का 15%, ठीक है। ओवरऑल कितना है, ओवरऑल कितना डिग्री होता है, ओवरऑल 360 डिग्री होता है, और हमें ये रॉयल्टी कितना है उसका 15%, तो 360 का 15% कितना डिग्री होगा, 54 डिग्री, ठीक है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और उसका रॉयल्टी कितना है 15%, तो 360 का 15%, 54 डिग्री। क्या आ रहा है, 37.50। क्या बोला गया है नेक्स्ट वाले में, यहां तक समझ में आ गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब जो एमआरपी है, जो बुक का प्राइस है, वो कितने से लिखा गया है ऊपर, 20% से ऊपर लिखा गया, मतलब कि अगर 100 रुपए किताब थी तो उसके ऊपर कितना लिख दिया, 120 रुपए, ठीक है। तो इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज 180 रुपीज, अगर मार्क्ड प्राइस कितनी है 180 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 180 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, और उस पर कितना इंक्रीमेंट कर दिया 20%, 100 का 20% इंक्रीमेंट करके लिख दिया, तो वो कितना हो गया 120। अब एमआरपी अगर 120 है और वो 20% इजाफा करके लिखा गया है, तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। तो इसका मतलब इसमें कितना इंक्लूड है, 100% तो है ही, और 20% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, मतलब ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, 120% है। पहले इसको बनाओ 1%, पहले इसको कितना बनाओ 1%, डिवाइड कर दो किससे 120 से, और फिर इसको बनाओ 100%, तो कितना आ जाएगा 100 रुपए। आई बात समझ में। तो 180 रुपए की जो किताब है उसके अंदर कितना है परसेंट प्रॉफिट इंक्लूड है, 20%, मतलब 180 कितना परसेंट है 120%, 100% तो कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट 20%, मतलब इसके अंदर कितना परसेंट है 120%, 120% कितना है 180, तो पहले 180 को कितने पे पहुंचाओ 1% पे, 120 से डिवाइड कर दो, और फिर इसको कितने पे पहुंचाओ 100 पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। आसान भाषा में हम ये बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 20% का प्रॉफिट है ना, तो 120 का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो डिवाइड कर दो। आसान भाषा में ये याद कर लिया जाता है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और सेलिंग प्राइस ये क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट या लॉस, अगर ये 20% का लॉस होता तो 80%, 100 में से 20% चला गया, कितना हो गया 80%, तो 80% का मल्टीप्लाई या डिवाइड, और अगर 20% का प्रॉफिट है तो 120% का मल्टीप्लाई डिवाइड, 40% का प्रॉफिट है तो 140 का मल्टीप्लाई या डिवाइड। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो यहां पर अब हमें क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, तो हमें बताना है कि सिंगल कॉपी ऑफ द बुक की कॉस्ट कितनी लग रही है, पेपर की कॉस्ट, ठीक है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ये किसकी बुक है, ये प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, द मार्क्ड प्राइस इज 180, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेपर यूज्ड इन द सिंगल कॉपी। तो पहले तो बुक की कीमत आ जाएगी, ठीक है, बुक की कीमत आ जाएगी कितनी 180 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ये हमारे पास बुक की कॉस्ट आ गई, और इसका पेपर कॉस्ट कितना है 25%, तो इसका 25% निकाल लो, तो 120 इसका 25% से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे 25%, इसका 25% निकाल दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, ठीक है। कितना आ रहा है 37.50, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 25% से तो कितना आ जाएगा 37.50। आया समझ में, हाथ उठाओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, ये दिक्कत यहाँ की नहीं है, ये दिक्कत कहाँ की है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस परसेंटेज वहां की दिक्कत है ना। एक क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है, अभी फ्राइडे सैटरडे में एक क्लास ले लूंगा जिसमें मैं शॉर्ट में एप्टीट्यूड करा दूंगा, है ना। लास्ट ईयर मैंने एक दिन में एप्टीट्यूड कराया था, है ना, एक दिन में, ठीक है, तो एक दिन करवा दूंगा, एप्टीट्यूड एक ही दिन का है,
सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस मतलब थोड़ा सा प्रिपरेशन प्लान लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 अब करना। ठीक है, ये दोबारा से क्वेश्चन कल करना, आज काम करना। आज क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। फिर से करेंगे, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से कर लेंगे। आज तुम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले देख लो। ठीक है ना, क्या कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज देख लो, बस इतना तो कर ही सकते हो। चलो, थैंक यू।